ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखो, हम लोग ऑलरेडी, आप लोग याद होगा तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोर मॉडल तक आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया था, उसके बाद दिक्कत था। ठीक है, बोर मॉडल के बाद आप लोग को दिक्कत था। तो एक लेक्चर आप इसको एनटीएससी का समझ लो, है ना। और हम लोग रिलेट करेंगे इसको किस तरह से, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, थोड़ा सब अच्छे से इसको समझना। और कोई क्वेश्चंस होगा या फिर डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। ओके, देखो, बोर मॉडल में क्या था, बोर मॉडल का ये एक आपका बोला गया था कि जो है ना, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ घूमते हैं, सेल्स में घूमते हैं। सेल्स में घूमते हैं, ये सेल्स है। ठीक है, जिसको ऑर्बिट बोलते थे। बेसिकली बोर क्या बोलते थे इसको, ऑर्बिट बोलते थे, या फिर एनर्जी लेवल भी बोलते थे। ठीक है, एनर्जी लेवल भी बोलते थे, है ना। अब यहां पे एक बात तुम लोग, और हर एक एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते थे, तो एनर्जी लेवल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। ये एन बराबर 1 है लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए एन बराबर 2, लेवल 3 के लिए एन बराबर 3। और किसी भी एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन जाता था उसका फॉर्मूला होता था 2n²। ठीक है, 2n², मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते थे, किसी पर्टिकुलर सेल में कितने जा सकते थे, 2n²। हाँ, तो 2n² के हिसाब से ये कितना हो जाता था, 2 इंटू, पहला सेल में कितना जाएगा, पहला सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। दूसरे सेल में, ये फर्स्ट सेल में हो गया। सेकेंड सेल में आपके कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, 2 का 2 स्क्वायर 4, मतलब 8 हो गया। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने जा सकते थे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज आपका 18। सिमिलरली फोर्थ सेल में कितना होता था, तो ये हो जाता था 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो जाता था आपका 32। ये तो, इतना तो सबको पता है, इतना तो सबको पता है, ये वाला मॉडल तक तो क्लियर है सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना तो बोलो। यस सर। ठीक है, ये मॉडल में किसी को दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब इसके बेसिस पे, ये चीज के बेसिस पे अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नए मॉडल के तरफ। बेसिकली देखो, बोर मॉडल में बोला गया था कि एनर्जी लेवल्स जो है, ये वाला एनर्जी लेवल्स है, मतलब सेल्स को एनर्जी लेवल्स बोला जाता था। ठीक है, लेकिन दो साइंटिस्ट मिलकर के, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे आपके डी ब्रॉगली। ठीक है, आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वो दो नेचर को शो करता है, एक वेव नेचर और एक कौन सा नेचर था, पार्टिकल नेचर। ठीक है, सिमिलरली क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को भी दोनों नेचर फाइंड किया गया कि दोनों का दोनों नेचर होता है। डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एक हाइपोथेसिस दिया। इनके हाइपोथेसिस के हिसाब से, इफ if any object with some mass is moving with some velocity, is moving with some velocity, some velocity, then it will behave as a wave. It will behave as a wave. It will behave as a wave. इसका क्या मतलब है, तो देखो, बेसिकली क्या किए, आपको पता है कि वेव नेचर के हिसाब से एनर्जी क्या होता है किसी भी वेव का, E इज इक्वल टू क्या होता है, H मल्टीप्लाइड बाई म्यू, है ना। ये फ्रीक्वेंसी होता है, इतना तो सबको पता है। ये प्लैंक प्लैंक थ्योरी के हिसाब से है। ये कहां से आया था, ये आया था प्लैंक थ्योरी के हिसाब से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। ठीक है, ये कहां से आया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया था। ठीक है, और एक एक इक्वेशन था आपका, E इज इक्वल टू MC²। ठीक है, ये आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी से आया।
अब क्या किया उन्होंने, दोनों एनर्जी को वो रिलेट कर दिए, बोले कि एक तरह से कोई पार्टिकल को जब कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराया जाए विद सम वेलोसिटी तो वो भी वेव की तरह काम करेगा, मतलब दोनों एनर्जी वो बोल दिए इक्वल है। ये एनर्जी है किसी भी पार्टिकल का विथ मास m, और ये एनर्जी है किसी भी रेडिएशन का विथ फ्रीक्वेंसी म्यू। ठीक है, वो क्या कर दिए, दोनों को आपका एनर्जी को रिलेट कर दिए। दोनों एनर्जी को रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम, और सी क्योंकि वो लाइट का वेलोसिटी था लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो वी वेलोसिटी से मूव कराएंगे, तो एम बी, और ये आपका क्या हो गया, ये भी हो जाएगा आपका एच बी बाई लैम्डा, एच बी बाई लैम्डा। यहां से आपका वी वी कैंसल हो जाएगा, और यहां पे आपका लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा एच बाई एम वी। यहां पे लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच बाई एम बी। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो मूव कराया जाए विथ वेलोसिटी v, तो फिर वो जो वेव बनाएगा उस वेव का वेवलेंथ h बाई एम बी के बराबर होगा, जहां m आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और v आपका वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है, इसको नोट करो, सब इंपॉर्टेंट है, इसको सब अच्छे से नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाला। पीछे की स्लाइड। ठीक है, डी ब्रॉगली का क्या कहना था कि इफ एनी ऑब्जेक्ट विथ सम मास इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी देन इट विल बिहेव एज अ वेव, और उसके वेव का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या किया उन्होंने, दो थ्योरीज के एनर्जी को रिलेट कर दिया, बस चेंज क्या कर दिया कि सी आपका यहां पे स्पीड ऑफ लाइट था, वो स्पीड ऑफ लाइट हटा करके स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डाल दिए, वी डाल दिए। ठीक है, ठीक है, हो गया सबका, नोट कर लिए यहां तक, नोटेड एवरीवन, सब हाँ बोल देना, ना बोल देना, जो भी है। यस सर। ओके, वेरी गुड, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सर, वेट, ओके, वेटिंग टॉपिक जल्दी लिखो, नेक्स्ट चले। ओके, बस अब देखो यहां पे बस डिफरेंस क्या है, देखो अगर मान लो जैसे हम लोग के जैसा मास हो गया, हम लोग के जैसा मतलब 60 किलो 70 किलो के मास को अगर आप वेलोसिटी को तब वहां पे वेवलेंथ निकालने का कोशिश करो, और यहाँ पे मास आपको क्या दिख रहा है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, ठीक है, लैम्डा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, इसका मतलब है इस इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन से दिख रहा है कि लैम्डा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, और v भी साथ में कर दो, m कर लो, बेसिकली m मास, बेसिकली मास के साथ है। अब देखो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए जैसे कि 60 किलो मास के, 70 किलो मास के, 10 किलो 15 किलो, इस तरह का कोई मास लिया जाए, ग्राम में भी सोच लो, उस तरह के मास के लिए नॉर्मल सा बात है, क्योंकि मास ज्यादा होगा है ना मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का, तो वो चीज आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे मासेस जिनका बड़ा मासेस हो, ठीक है, फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जिसका मास ज्यादा हो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, वेवलेंथ इज वेवलेंथ इज लेस, ड्यू टू which we can't depict the wave nature of microscopic objects, wave nature of मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक कहने का मतलब जिसको बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हो, ठीक है, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, ठीक है,
मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर मास ज्यादा है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि मास ज्यादा होगा तो लैम्डा का वैल्यू कम होगा, वेवलेंथ कम होगा। तो क्योंकि फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हम लोग जानते हैं मास ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ कम आएगा, तो वेवलेंथ इज लेस, ड्यू टू विच वी कांट डिपिक्ट द वेव नेचर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का वेव नेचर हम लोग डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट but but for microscopic objects like electrons wavelength will have higher values higher values higher values and their wave nature can be depicted. Their wave nature can be depicted. Nature can be depicted. ठीक है, मतलब इनका कहना एक तरह से दी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जिसको आप देख तो सकते हो, मतलब समझ पा रहे हो, लेकिन उसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ आपको अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी तक आपको नहीं मिला है, किसी भी तरह का प्रूफ नहीं है आपके पास, लेकिन वो चीज आप अप्लाई कर रहे हो तो वो सही साबित हो रहा है। मतलब एक तरह से इनका कहना क्या था कि इनका एक तरह से कहना था कि सर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ पूछो। वेव नेचर तो हम का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का ये डिपिक्ट कर लेंगे, बस उसका पाथ तो नहीं बता पाएंगे। नहीं, अभी वो दूसरा चीज है, एक एक करके हम तीनों बता रहे हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से रिपीट कर रहे हैं। आपका एनटीएससी का क्लास सैटरडे संडे हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, जो बात है इसको समझ लो। तो सैटरडे आ जाए, संडे आ जाए, 2 दिन एनटीएससी की क्लास है बेटा, अच्छे से कर लो। ठीक है, हम वो जो पिछला टॉपिक था हाइजेनबर्ग वाला उसको भी एक बार बताएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? ओके चलो, ओके। अब देखो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका थ्योरी से क्या समझ में आया कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज लाइक अ वेव, ठीक है, एक चीज इनमें समझ में आया। बाद में, अच्छा इसको नोट कर लिए सब? इसको नोट कर चुके हो? कौन कौन नोट कर लिया? कोई नोट नहीं किया बताओ कहां से नोट करना है? नोटेड एवरीवन? यस सर। ओके चलो, ओके। उसके बाद दो और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो प्रूव ही कर दिया। दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के लिए। विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, experiment of electron diffraction they proved that electron moves like a wave. Electrons moves like a wave. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स लाइक अ वेव। डेविसन जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आपको पता है एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अगर कोई भी चीज वेव होगा, इफ एनीथिंग इज वेव इट विल शो टू प्रॉपर्टीज, वन इज डिफ्रैक्शन एंड अनदर वन इज, दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी होता है बता बच्चा, आप लोग पढ़े हुए हो, डिफ्रैक्शन और दूसरा
इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। कोई भी अगर मान लो आपका चीज वेव होगा तो वो दो प्रॉपर्टी को शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा इनके एक्सपेरिमेंट में कि डिफ्रैक्ट हो रहा है, तो इन्होंने तो प्रूव ही कर दिया कि इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक अ वेव, ठीक है। मतलब एक चीज समझ में आया कि आपका जो बोर्ड समझ रहे थे नील बोर, कि इलेक्ट्रॉन जो है एक परफेक्टली किसी कोई ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में गोल गोल मूव कर रहा होगा। हाइड्रोजन, याद रखना, बोर मॉडल इज करेक्ट ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज ओनली करेक्ट फॉर वन इलेक्ट्रॉन। अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लिया जाए, ठीक है, तो ही हम ऐसा बोल सकते हैं। तो बोर मॉडल is correct for one electron species। वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, स्पीसीज कहने का मतलब एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। स्पीसीज कहने का मतलब एटम्स, आयंस, कुछ भी जिसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन हो, बस उसी के लिए सही था, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये सोच रहे थे ऐसे से मूव कर रहा है, इसमें भी थोड़ा दिक्कत था। कहने का मतलब क्या ये परफेक्टली एक ऑर्बिट में ही मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज भी अब क्वेश्चन मार्क में आ जा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह मूव कर रहा था। वेव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहा है। तुमको देखो इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेगा, अभी इसको इसको थोड़ा समझो। देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसको समझो एटम्स के अंदर कैसे है। देखो एक चीज आप लोग को दिखाते हैं, ये देखो, ये आपका पी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ये आपका पी ऑर्बिटल्स है, ठीक ना। यहां पे देख लो, ये आपका ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर पी ऑर्बिटल्स। दिख रहा है, थोड़ा लाइट में दिख रहा है, हल्का शेडेड दिख रहा है सबको, क्लियर है ना। ये वाला पार्ट आपका है पी का ऑर्बिटल है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है ये। अभी ऑर्बिटल का कंसेप्ट बताए नहीं है, इसको समझेंगे, ठीक है। ये बस एक ऑर्बिटल है, याद रखना, ये बस एक ऑर्बिटल है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं उसको देखना है, तो देखो वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। दिख रहा है सबको, क्लियर है, देख रहे हो ना। इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ नहीं है इलेक्ट्रॉन का, वो जैसे तैसे मूव कर रहा है, ठीक है। क्लियर है ना सबको, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज, लेकिन अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसके वजह से एक पॉइंट में दिक्कत है थोड़ा। अब देखो वो क्या है, देखो सर, हाँ बोलो। पी ऑर्बिटल वाला फिर से बता दीजिएगा। नेटवर्क कनेक्शन। अरे तुम लोग का नेटवर्क कनेक्शन वहां पे रितेश सर नहीं है, उनको बोलो अपने फोन से कनेक्ट कर देंगे, या फिर नेट अपने फोन से कनेक्शन में कनेक्ट देखो। करना। सर उन्हीं को मार अच्छा ठीक है, एक बार फिर से दिखा रहा हूं, देखो देखो, ये आपका मान लो ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। और पी ऑर्बिटल में एक आपको ये क्या है ना, ये एक रोशनी टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। ये पूरा रीजन आपको कैसा दिखेगा, रोशनी टाइप का। और ये रोशनी जो है बस दो इलेक्ट्रॉन मूव करके पूरा क्रिएट करते रहता है, इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव करते रहता है, देखो इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहां पे एक रोशनी, एक वेव, नीचे एक वेव, दो लोब्स आपका पी ऑर्बिटल्स में है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव कर रहा है। दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, ठीक है। ओके, इस तरीके से मूव कर, अभी इसको समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। अभी अभी सब रेडी रहो, ये क्लास बहुत मनोरंजक क्लास होगा, थोड़ा सा ध्यान बस देते रहना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद याद रखना, इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। क्या नाम था इनका, हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको बोला जाता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझो, इन्होंने बेसिकली बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इतने तेज मूव करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, मतलब एटम के अंदर, कि भाई उसका हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ में नहीं बता सकते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते हैं,
ठीक है, इतना फास्टली वो मूव करते रहिए। इंसान का एक डिमेरिट है, हमारे आंखों का डिमेरिट है, हमने जो आज तक उपकरण बनाए हैं, जितने माइक्रोस्कोप बनाए हैं, उसका डिमेरिट है कि वो उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है कि पोजीशन और मोमेंटम साथ में बता पाए। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग नोट करो। टू डिटरमाइन अ पाथ ऑफ एनी सब्सटेंस, to determine a path of any substance, to determine the path of any substance, you have to know its position and momentum simultaneously. पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, मतलब अगर किसी चीज का पाथ बताना है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम आपको एक ही टाइम पे पता होना चाहिए, एक ही टर्म पे पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन फॉर, लेकिन बट फॉर, यहीं पे लिख लो, बट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, microscopic particles like electron, position and momentum can't be determined simultaneously, and therefore it is impossible to say anything about the path of electron. एक तरह से हम लोग, we can't determine the path of an electron. ठीक है, it is impossible to say anything about path of an electron, about path of an electron. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लियर है सबको, यहां तक लिख लिए सब? एवरीवन नोटेड? यस सर। सब कोई नोट कर लिए एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, इसमें अब एक पॉइंट और आप लोग इस चीज में एक चीज और ऐड करो यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को, ये इंसान के अंदर का डिमेरिट है, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो आज तक हमने बनाए उसका डिमेरिट है। इस बात को समझ लो कि हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, क्योंकि वो इतना तेज मूव करता है और उसका साइज इतना छोटा होता है कि उसके पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली नहीं नाप सकते, तो फिर हम लोग कैसे बता सकते हैं? देखो, तो फिर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैसे बताया जाता है, सोच समझो इसको। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अब देखो, बात क्या हो गया कि हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन आपके एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो बोर बोले कि ये फर्स्ट सेल है, ठीक है, फर्स्ट सेल है, तो बेसिकली इसको समझ लो कि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट, डायमेट्रिकली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जैसे तैसे मूव कर रहा है, लेकिन कैसे मूव कर रहा है हम ये बात नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जैसे तैसे मूव कर रहा है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये एक वेव तरह का क्रिएट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका मूवमेंट एक वेव को क्रिएट कर रहा है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इतने छोटे से जगह में घूम रहा है और घूम करके ये चमकदार हिस्सा पूरा क्रिएट कर रहा है, एक वेव को क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम करके एक वेव को क्रिएट कर रहा है। क्लियर हो रहा है एवरीवन? ठीक है, अब देखो इसी में एक चीज और समझो, 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रॉन है,
मतलब डायमेट्रिकली आप एक मान लो जो सेल आप लोगे, जो सेल सोच रहे हो, उस सेल के दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स को आप मान लो, तो ये दोनों के बीच में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहां है नहीं पता। तो फिर अगर किसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम चाहेंगे कि इस पोजीशन को डिफाइन करें, सपोज कर लो यहां से यहां तक आप बोले ये आपका 2 सेंटीमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस आपका है सपोज कर लो 2 नैनोमीटर या फिर 2 माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो 2 माइक्रोमीटर के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी है, ये हम गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि कहां पे होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आप कैसे बताओगे? इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे कि 2 सेंटीमीटर से लेकर के 2 सेंटीमीटर प्लस 2 माइक्रोमीटर के बीच में इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक अनसर्टेनिटी के साथ बताओगे, तो इसको आप बोल सकते हो वो अनसर्टेनिटी है। डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी, ये आपका क्या हुआ? अनसर्टेनिटी हुआ। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी है, लेकिन कहां पे एग्जैक्टली है वो नहीं बता सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि डेल्टा एक्स ए और बी के बीच में। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको, हाँ या ना? एक बार जो भी सब बच्चे सर आराम जब से, हाँ जब बोलो ए बोलो। और बी के बीच में है तो हम 2 cm क्यों बोलेंगे? 2 cm नहीं बोल रहे हम, बोल रहे 2 सेंटीमीटर से लेके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक ग्राफ रहे, यहाँ पे ओरिजिन माने, ओरिजिन से हम बोले इलेक्ट्रॉन कहां पे है बताने के लिए, तो क्या बताओगे? 2 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर प्लस 2 माइक्रोमीटर, ये जुड़ जाएगा, इसके बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, बोल सकते हो? ये आपका यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया 2 सेंटीमीटर प्लस 2 माइक्रोमीटर। हम बोले 2 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर प्लस 2 माइक्रोमीटर के बीच में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कैसे मूव कर रहा है पता नहीं। अब समझ में आया? क्लियर है बट ना? 2 माइक्रोमीटर के डायमीटर में इलेक्ट्रॉन है, तो दो हाँ सेंटीमीटर हाँ में क्यों हाँ, बोलेंगे? यही यही डेल्टा एक्स आपका 2 माइक्रोमीटर है। अरे इन दोनों को अगर डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ? ये हुआ एक्स एक पोजीशन, ये हो गया आपका एक्स एक पोजीशन, ये हो गया एक्स 1, ये हो गया एक्स 2, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? एक्स 1 माइनस एक्स 2 होगा ना। तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 माइक्रोमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो क्या आया? 2 माइक्रोमीटर ही आया ना जी। हम्म, ठीक है, समझ में आया? तो ये वो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब कोई दो पॉइंट जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में कहां पे है। तो हम कैसे बताएंगे इलेक्ट्रॉन को? बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच का जो दूरी है ना, उसी को अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ये अनसर्टेनिटी हुआ पोजीशन का, ये अनसर्टेनिटी किसका हुआ? अनसर्टेनिटी हुआ पोजीशन का, ठीक है। और एक और अनसर्टेनिटी यहां पे वेलोसिटी का, क्योंकि मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मोमेंटम में आपका मास तो कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी बोल सकते हैं डिफरेंट। अच्छा ये क्या है, इसको भी समझ लो। जैसे मान लो कि पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल मूव कर, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल मूव कर रहा है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी एग्जैक्टली इतना है कि ये नहीं बता पाएंगे, है ना। हम लोग क्या बताएंगे? एक रेंज बताएंगे। कैसा रेंज बताएंगे? हम बोलेंगे 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से लेकर के 1.5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये माने इसका रेंज है, ठीक है। अब मतलब अनसर्टेनिटी कितना हो गया? अनसर्टेनिटी हो गया 1.5, इतना माइनस इतना, मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड का अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, ठीक है। एक 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से लेकर के 1.5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के बीच में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम ये बता पा रहे हैं। हम एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का नहीं बोल पा रहे हैं कि 1 × 10⁻⁶ है। तो ये हुआ आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये क्या हो गया आपका? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये हुआ आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो यहां से बेसिकली हम एक हाइजेनबर्ग का इक्वेशन था, उस इक्वेशन को थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हाइजेनबर्ग एक इक्वेशन दिए थे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा h/4 के, ठीक है। जहां पे डेल्टा एक्स हो गया आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन,
डेल्टा पी हुआ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम लिखते हैं, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है m इंटू v। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो इसको अलग कर लेंगे तो m बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, डेल्टा v। तो ये कितना हो जाएगा, ये हुआ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी h बाई 4 पाई। तो यहां पे आपका खाली इस इक्वेशन को अभी तुम लोग याद रखना, डेल्टा x इंटू डेल्टा v ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा h बाई 4 पाई m। इसको नोट कर लो। यहां पे h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। m आपका क्या है, m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये हो गया आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक सब नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। नोटेड एवरीवन? पीछे करें, आगे करें, कोई कोई पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए सबको। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, तौफिक बोलता है नहीं रुकिए सर, रुके हुए हैं, जल्दी लिख तौफिक। यस सर, हो गया। ओके, देखो अब इससे समझ में पूरा पूरी आ गया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो एक वेव की तरह होता है, तो इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिट पे नहीं मूव करता है। पहला बात, ये सब चीज समझ में आ गया कि उसका पाथ हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये क्लियर हो गया। तब जरूरत महसूस हुआ एक नया मॉडल का, एक नया मॉडल का। मॉडल था आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, जैसे नील बोर का मॉडल था, उसी तरह नया मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, ये मॉडल क्या बोलता है, इस मॉडल के बारे में हम लोग एक एक चीज को अब समझते हैं। ठीक है, एक एक करके एक एक पॉइंट इसमें हम क्लियर करते जाएंगे। देखो सिंपल रखने का कोशिश करते हैं, ज्यादा तुम लोग के लिए हम डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल रखेंगे। इस मॉडल का मेन समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसके तरह है, एक वेव के तरह। इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक अ वेव। ठीक है, अब ये जो वेव है फॉर कैलकुलेटिंग, अब देखो कोई भी वेव का ना, जैसे मान लो कि आप ग्राफ में कोई भी वेव को दर्शाते हैं, ठीक है, ग्राफ में कोई भी वेव को दर्शाते हैं, तो इस वेव का एक आपको फंक्शन बनाते हैं, इस वेव का एक फंक्शन बनाते हैं, जिसको आप बोल सकते हो इक्वेशन भी बोल सकते हो। इस वेव का एक इक्वेशन होगा, जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े हो ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसा वेव को रिप्रेजेंट करता था लीनियर इक्वेशन वाला? लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को बनाता था जी। अरे मूर्ख लोग साहब, मैं तो पढ़ा है कि नहीं जी, ऐसे चुपचाप बैठल है सब। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल, क्या लीनियर इक्वेशन एक फंक्शन बनता था, लीनियर फंक्शन जिसको बोलते थे? हाँ या ना बोल। हाँ सर। जा, तो सब शांत है, हॉस्टल का बच्चा लोग क्या हो गया जी? ऐसे शांत शांत मत रहो, सोया हुआ मुर्गा जैसा मत रहो यहाँ पर, सब समझा? ठीक है, चलो ओके। तो अब जैसे तुम लोग लीनियर फंक्शन बोले, लीनियर फंक्शन बोले ना, एक चीज मतलब कि समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन एक आपका कैसा वेव कैसा दिखाओगे, ग्राफ में दिखाओगे तो कैसा दिखाओगे वेव को, एक स्ट्रेट लाइन दिखाओगे, ये लीनियर फंक्शन से समझ में आया। उसी तरह
ये जो वेव है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन जिस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस वेव को बताने के लिए एक वेव फंक्शन को निकाला गया, मतलब एक वेव का इक्वेशन निकाला गया, जिससे हम लोग डिफरेंट जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन जिस जिस वेव को बना रहा है, वो सारा वेव का इक्वेशन हम लोग निकाला है। तो वो निकालने वाले साइंटिस्ट थे, आपका ये जो वेव फंक्शन है उस उनका नाम था स्क्रॉडिंजर। बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपका दो साइंटिस्ट मिलके दिए थे, एक थे आपके स्क्रॉडिंजर, स्क्रॉडिंजर, ठीक है, और एंड दूसरे थे आपके हाइजनबर्ग, दूसरे थे आपके हाइजनबर्ग। अब स्क्रॉडिंजर ने एक इक्वेशन बनाया जिससे हम लोग वेव फंक्शन कैलकुलेट कर पाने लग गए, ठीक है। और इन्होंने वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने का मेन पार्ट क्या लिया था, इस चीज को समझो। देखो, किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आपको ये चीज पता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में भाई प्रोटॉन्स होते हैं। अब नॉर्मल सा बात है, अगर प्रोटॉन्स पहले से न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो इसके अराउंड पहले से एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होगा। बोर इस एनर्जी लेवल को ऑर्बिट समझ रहे थे, स्फेरिकल ऑर्बिट समझ रहे थे, लेकिन ये पता चला कि ये जो एनर्जी लेवल्स है ये डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि, अब देखो बोर में क्या था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ही लिया गया। इसको यहां पे समझते हैं, देखो ये अच्छा यहां डायग्राम में। अब देखो, देखो बोर का मॉडल एक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सही बोला गया, ठीक है। अब देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ एक ही अगर इलेक्ट्रॉन है तब फिर फोर्सेस किसके किसके बीच में होगा, फोर्सेस होगा खाली बस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स बस काम कर रहा होगा। लेकिन मान लो कि एटम्स के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे मान लो कि ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर है, तो क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी नहीं काम कर रहा होगा साथ में? तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने में बेसिकली नील बोर जो है इन रिपल्सिव फोर्स के बारे में कुछ नहीं सोचे थे, ठीक है। और स्क्रॉडिंगर ने क्या किया, स्क्रॉडिंगर ने डी ब्रॉगली फिर हाइजनबर्ग सब का प्रिंसिपल पे ध्यान देते हुए वो बोले कि इलेक्ट्रॉन एक वेव के तरह मूव करता है, और उस वेव के वेव इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, उस वेव के वेव फंक्शन को फाइंड करने के लिए, ये वाला वेव फंक्शन को फाइंड करने के लिए, ताकि हम बता पाए कि आखिर कैसा वेव है, ठीक है, ताकि हम बता पाए कि वेव जो बन रहा है वो कैसा वेव है। तो वेव फंक्शन कैसा है उसको पता करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू साई को, इस वेव फंक्शन को ही साई बोलते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो साई के डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड किया एक इक्वेशन को यूज करके, और लास्ट में इक्वेशन से एक रिजल्ट तक पहुंचे, ई साई इज इक्वल टू एच साई, ये आपका इक्वेशन था। और इस इक्वेशन को यूज करके उन्होंने साई का डिफरेंट वैल्यूज निकाला। साई आपका क्या है, साई वो वेव है, मतलब उस वेव फंक्शन का इक्वेशन है, ठीक है। सॉल्व करने पे उस साई का इक्वेशन, साई का कुछ वैल्यूज आया, उस वैल्यूज को यूज करके बताया कि किस तरह से। और यहां पे इन्होंने मेन क्या लिया था, मेन लिया था ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई यहां पे क्या है, ई है आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, उस चीज को यूज करके, माने कि बीच में न्यूक्लियस है, उसमें इतने प्रोटॉन्स है, तो कोई इलेक्ट्रॉन कितने दूरी पे है तो कितना फोर्स से खिंचाएगा, कितना एनर्जी वो एग्जिबिट करेगा, और उस एनर्जी को यूज करके उन्होंने साई एक वेव फंक्शन दिया, और इस वेव फंक्शन का डिफरेंट वैल्यूज आया। डिफरेंट वैल्यूज का मतलब था कि सिर्फ एक ही तरह का वेव नहीं बना रहा होगा इलेक्ट्रॉन, बल्कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेव, डिफरेंट वैल्यूज आया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेव्स इन एन एटम, देयर आर लॉट्स ऑफ वेव्स इन एन एटम, वेव्स इन एन एटम, ठीक है, इन एन एटम, ठीक है। यहां तक इसको नोट कर लिए सब, ठीक है। व्हाट इज साई, साई इज अ वेव फंक्शन जो इस वेव के इक्वेशन को बताने का कोशिश कर रहा है कि आखिर वेव कैसा दिखेगा। बाद में पता चला कि जो ये वेव है, अच्छा प्रोबेबिलिटी, अब यहां पे एक चीज और नोट कर लो, इसको, इस चीज को भी लिख लो, साई स्क्वायर क्या चीज है, ठीक है। अब देखो साई का वैल्यू आया, ठीक है, साई का वैल्यू आया इस इक्वेशन से, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन से साई का डिफरेंट वैल्यूज आया,
पता चला कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेव्स, मतलब बहुत सारे जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स बना रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ में आया एक बात और कि साई का स्क्वायर जो है, मॉड साई का जो स्क्वायर होगा, ये होता है ये बताता है, दिस टेल्स अस अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये बताता है आपको प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पाथ या फिर वो कहां पे हम ये नहीं बता सकते हैं, तो हम एटम के अंदर फिर उसके प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो आपका साई स्क्वायर क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, जहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू 0 आता है, ठीक है, 0 आता है, वो जगह आपका नोड्स कहलाता है, वो जगह आपका नोड्स कहलाता है। नोड्स मतलब क्या होता है? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 और जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 95% से ज्यादा, वहां साई स्क्वायर का वैल्यू मिला जहां पे 95% से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसको बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही वो डिफरेंट वेव हैं जो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिकली डिफरेंट वेव्स, ये जो डिफरेंट वेव्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट वेव्स को बना रहा था उसी को आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर एनर्जी लेवल्स भी समझ सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट, क्योंकि हर एक वेव, जो भी वेव मिला उसका मेन पैटर्न एनर्जी की वजह से था, तो नॉर्मल सा बात है किसी वेव का एनर्जी कम होगा, किसी वेव का एनर्जी ज्यादा होगा। डिफरेंट वेव्स जो मिल रहे थे उसमें समझ में आया कि डिफरेंट डिफरेंट वेव्स में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज था। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो जगह है जहां द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन is more than 95%, 95%, जहां 95% से ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, उस जगह को बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो और एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे टर्म में समझ सकते हो, यही आपको बताता है वो डिफरेंट वेव्स, कैसा कैसा वेव्स बनता है, इसके बारे में बताता है आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही बनाता है उन वेव्स को। अब ये वेव्स कैसे होते हैं तो ये देख लो, देखो एस एस एस, ये आपका एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल, ये याद रखना कि जितने ऑर्बिटल्स अभी आपको दिखाने वाले हैं, हर एक ऑर्बिटल में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, ईच एंड एवरी, चाहे ये ऑर्बिटल हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो। ठीक है, इसके बाद आपका चाहे ये हो, ये आपका डी का ऑर्बिटल्स है, ये आपका एफ का ऑर्बिटल्स है, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये सब एक वेव है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक वेव है, इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन घूम घूम करके इस तरह का वेव क्रिएट कर रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये एस ऑर्बिटल है, तो ये एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे और ऐसा एक वेव क्रिएट कर रहे होंगे, पूरा स्फेरिकल एक वेव क्रिएट कर रहे होंगे, रोशनी क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम करके, इस पूरे जगह में घूम करके एक पूरा रोशनी जैसा क्रिएट कर रहा होगा, एक वेव क्रिएट कर रहा होगा। ये वेव को बोला गया ऑर्बिटल्स, यही वेव डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये आपके एस ऑर्बिटल है, ये आपके एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ना। उसके बाद पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल आपके कैसे होते हैं? एक्स वाई जेड एक्सिस पे 2 लोब्स होते हैं, इस तरह का 2 लोब्स है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में घूम करके आपको क्या बना रहा होगा? आपका इस वेव को मतलब ऐसा रोशनी जैसा क्रिएट कर रहा होगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम करके। ये आपका एक पी वाई, कौन सा हो गया? पी एक्स, ये आपका पी जेड और ये आपका पी वाई। ये 3 ऑर्बिटल्स पी के ऑर्बिटल्स है। पी सब सेल में
3 ऑर्बिटल्स होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये आपका एनर्जी लेवल है। समझ में आ रहा है ना? फिर आपके डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी इसके बारे में समझाएंगे, टेंशन मत लो, बस हम अभी यही समझा रहे हैं कि ये किस तरह का, जो वेव के बारे में हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक वेव क्रिएट कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम करके ये पूरा रोशनी, इतना ये लाल रंग का रोशनी सपोज कर लो क्रिएट कर रहा है, सपोज कर लो, हो सकता है ये दूसरे कलर का हो, या फिर सर ऐसा रेडिएशन हो जो दिखे ना हमको, एक ऐसा वेव हो जो दिखे ना हमको। लेकिन हाँ बोलो, कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? सर P0 है ना, PY ना होगा P0? हाँ हाँ, पी वाई, ये बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बेसिस पे लिख दिया है, -1 0 और +1। ठीक है, तो सर अभी समझाएंगे, अभी मतलब क्वांटम, हाँ अभी क्वांटम नंबर्स बताएंगे, टेंशन मत लो। ऐसे ये P, पी एक्स पी वाई पी जेड है। अच्छा तो ठीक है, P0 को PZ बोलेंगे कि हाँ पी, PY होता है? नहीं नहीं ऐसा, ये ऐसा बोला नहीं जाता, ये गलत दिया हुआ, ऐसा इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो P0 वाले को PZ। हम एक्सिस के बेसिस पे देख रहे हैं, देखो ये एक्स एक्सिस पे है दोनों ऑर्बिटल, तो ये PX हो गया, ये Z एक्सिस पे है तो ये PZ हो गया, और ये Y एक्सिस पे ओरिएंटेड है तो PY हो गया। अब समझ में आया? जी क्लियर है ना? ठीक है, अब इस चीज को अभी अभी थोड़ा सा और डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स, अब जैसा कि तुमको बताए थे, ये रोशनी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके करता है, जो अभी तुमको यहां पे दिखाने का हम कोशिश किए थे। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे घूम रहे हैं, और ये पूरा का पूरा ये जो रीजन है, पूरा का पूरा ब्राइट रीजन क्रिएट कर रहे हैं, वेव क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत इसमें बच्चा? एवरीवन दिक्कत नहीं ना है? सब शांत रहेगा तो हमको डर लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये तो आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करके ये पर्टिकुलर वेव को क्रिएट कर रहा है। दिक्कत ये है कि ये ऑर्बिटल्स को हम कैसे पहचाने, और किस ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे, मतलब हर एक ऑर्बिटल्स को कैसे समझा जाए, वो चीज इंपॉर्टेंट था। जैसे होता है ना कि भाई आपके क्लास में जितने लड़के लड़की हैं सबका नाम है, तो कोई टीचर आया तो भाई कोई लड़की को उठाएगा तो, या फिर कोई लड़का को उठाएगा तो क्या उसी से उठाएगा, नाम बोल के उठाएगा, उसी से पहचान उसका रखेगा। तो फिर उसी तरह इनको बोलने के लिए, इन ऑर्बिटल्स को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका बनाया गया, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एक तरीका बनाया गया क्वांटम नंबर्स। अच्छा, तीनों तो सेम है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड? ना बच्चा, तीनों सेम नहीं है। तीनों सेम, अच्छा किस किस रिस्पेक्ट में सेम बोल रही है आन्या? थोड़ा एक बार पूछ, पहले हमको समझ में नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन। पिक्चर पिक्चर, अच्छा हाँ, तीनों का शेप सेम है, लेकिन तीनों अलग अलग एक्सिस पे ओरिएंटेड है। एक एक्स एक्सिस पे, ऐसा सोच लो, ये 3 एक्सिस आपका है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ये अलग अलग एक्सिस पे तीनों हैं। अब डिपेंड करता है कि क्या तीनों किस एटम में है या नहीं है। जैसे अब कार्बन में आपका कहां पे है तीनों? एनर्जी लेवल सब में होता है, इस बात को पहले जान लो। एनर्जी लेवल्स होता है पहले से ही, डिपेंड ये करता है कि एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है वो एनर्जी के ऑर्डर में होता है। कहने का मतलब जिस जिस एनर्जी लेवल का एनर्जी कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, और जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो बाद में भरते हैं। ठीक है, पी एक्स कौन है, पी वाई कौन है, पी जेड एक्सिस। एक्सिस आप जो एक्सिस को कॉमन मान लो, अगर आपने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस ले लिया तो भाई इस एक्सिस पे ओरिएंटेड होगा पी एक्स, अब इसके परपेंडिकुलर वाले पे पी जेड और इसके परपेंडिकुलर वाले पे पी वाई। आप तीनों में से कोई भी एक्सिस की तीनों मान लो, अगर किसी एक को पी एक्स बोले तो बाकी दूसरा पी वाई होगा, पी जेड होगा। इसको समझो, ये 3 एक्सिस है आपका, ये 3 एक्सिस है। ठीक है, अब ये 3 एक्सिस में आप किसी को भी, अगर इसको एक्स बोलो, इसको वाई बोलो, इसको जेड बोलो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, यहां टर्मिनोलॉजी समझना है कि तीनों एक्सिस पे, जो तीनों पी ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे ओरिएंटेड है, ये समझना है। समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ए वकलदास सब ऐसे शांत रहेगा? अरे बच्चा लोग, क्लियर है सबका? एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, एवरीवन, इज इट क्लियर? कोई कुछ बोल नहीं रहा। हाँ ठीक है ठीक है, वो एक तो हॉस्टल वाले लोग का जो होता है। अच्छा बाकी लोग
क्या हो गया इधर? शुभम, अनुप्रिया, अंकित, एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नितिन, Yes, इज इट क्लियर? रिया, एवरीवन, शिवानी, शुभम, एवरीवन, सबका क्लियर है ना बच्चा? चलो अब थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल में डालते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझो, इस चीज को एक चीज आप लोग लिख लो, मैक्सिमम नंबर, हम लोग बोले थे बोलते वेरी गुड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in any orbital is 2। एक किसी भी एक ऑर्बिटल, हाँ बोलो 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 बोलो। नेटवर्क भाग गया था, इसलिए सर नेटवर्क जाते आते नेटवर्क चला गया था वो तो हम समझ ही नहीं पा रहे। देखो, हाँ पता है मेरे को, नेटवर्क चला गया था, ये चीज भी पता है, ठीक है। अब नेटवर्क चला गया था, इसका सॉल्यूशन वहां पे जो है वही कर सकते हैं। अभी वहां पे रितेश सर हैं, ये हैं, आप उनसे पूछो जाकर के कि नेटवर्क का समस्या का क्या किया जाए, ठीक है। और जाकर के इसका कोई सॉल्यूशन कल तक निकाल लो, क्योंकि कल फिर हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर दी। नेटवर्क आया, नेटवर्क आया ना? डोंगल डोंगल भेज। ओके सुनिए ना, अरे यार एक जन बोलो, एक जन बोलो, हाँ बोलो एक जन। नेटवर्क आ गया अभी, मतलब फिर बता दीजिए ना जो। हाँ हाँ ठीक है, रुको, अभी फिलहाल हम बीच में अब वापस से नहीं न जाने वाले, 1 मिनट के लिए सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही है आन्या की डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देखो, ऑर्बिट आपका कंसेप्ट था बोर मॉडल में, है ना, बोर मॉडल में, ठीक है। बोर के मॉडल में कंसेप्ट था ऑर्बिट का, ये था आपका ऑर्बिट, दिस इज योर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच द इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स। और डिफरेंट है ना, KLMN जिसको आप सेल बोलते थे, उसी को ऑर्बिट बोलते थे, नील बोर, ठीक है। और ऑर्बिटल क्या हुआ? ऑर्बिटल वो चीज हुआ जो वेव थ्योरी के बाद समझ में आया। तो ऑर्बिटल क्या चीज है? ऑर्बिटल बेसिकली वो वेव है जो इलेक्ट्रॉन मूव करके बना रहा है, डिफरेंट वेव्स जो इलेक्ट्रॉन मूव करके बना रहा है। और याद रखना कि एक वेव को मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है, कहने का मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपके डिफरेंट, ये आपके s ऑर्बिटल है, ये आपका p सबसेल का px py pz ऑर्बिटल है। सिमिलरली आपका डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये आपके 5 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपके 7 ऑर्बिटल्स। अच्छा, और एक बात याद रखना, इन दीज ऑर्बिटल्स, किसी एक ऑर्बिटल में अगर आप देखोगे, कोई भी एक ऑर्बिटल को अगर लेते हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहां पे नोट करवाए थे आप लोग को पहले, ठीक है। प्रेव, हाँ ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली स्क्रोडिंगर ने साई का वैल्यूज निकाला, डिफरेंट वैल्यूज, उससे पता चला कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेव्स इन एन एटम, जिसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। लेकिन वो वेव्स को बेसिकली डिटरमाइन करने का तरीका क्या था? वो था मॉड ऑफ साई स्क्वायर, वो था आपका मॉड ऑफ साई स्क्वायर, जो बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर साई स्क्वायर का वैल्यू 0 है, इसका मतलब नोड्स जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। अगर मान लो 95% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रहा है एटॉम और इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, तो उसी को बोला गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या फिर आप उसको डिफरेंट वेव समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बना रहा होगा, ठीक है। और इनके इक्वेशन के बेसिस पे, ठीक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करके डिफरेंट ऑर्बिटल्स का शेप पता किया गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ लो, यहां पे ऐसे पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स जिनका शेप सेम है, जैसे px py pz, तीनों का शेप सेम है, बस खाली ओरिएंटेशन डिफरेंट है, कोई x एक्सिस पे ओरिएंटेड है, कोई y एक्सिस पे है, कोई z एक्सिस पे। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका शेप सेम निकल रहा है, समझ ले क्यों शेप सेम है? क्योंकि तीनों का एनर्जी सेम है। शेप सेम होने का मतलब होता है कि एनर्जी सेम होना।
तो इन तीनों का पी सबसेल के जो तीन पीएक्स का एनर्जी, पीवाई का एनर्जी या पीजेड का एनर्जी ऑल हैव सेम एनर्जी। ठीक है, ऑल हैव सेम एनर्जी। इस बात को हमेशा याद रखना कि सेम पीएक्स एनर्जी मतलब क्या कहना चाहते हैं? सेम एनर्जी मतलब और क्या करना मतलब इस अरे ये एटम मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ एनर्जी होगा ना, वेव है तो वेव बिना एनर्जी का हो सकता है क्या? नो सर। नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन एक मतलब अंदर वहां न्यूक्लियस के दूरी के मतलब न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से एक एनर्जी वहां पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और उस एनर्जी को ही यूज करके, वही एनर्जी को यूज करके स्क्रोडिंगर अपना इक्वेशन बनाए हैं। इस बात को सोचो, उस बात को समझो। यहां पे स्क्रोडिंगर का मेन चीज क्या था, किस चीज को यूज किए इक्वेशन बनाने में? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब अगर आपका और इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंट शेप्स भी आपको दिख रहे हैं, ये जो डिफरेंट शेप्स भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स के दिख रहे हैं, वो ड्यू टू क्या है? ड्यू टू एनर्जीज है, ड्यू टू एनर्जीज है। कहने का मतलब एस ऑर्बिटल का एनर्जी आपका डिफरेंट होगा कंपैरिजन टू पीएक्स पीवाई पीजेड से। शेप का मेन कारण है एनर्जी। अगर एनर्जी ऑर्बिटल्स का सेम होगा तो फिर उनका शेप्स भी सेम होगा। तो पीवेक्स पीवाई पीजेड तीनों का शेप सेम है, इसका मतलब तीनों का एनर्जी भी क्या है? सेम है। और ऐसे ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल्स तो डी और एफ में जितना भी ऑर्बिटल है उस सब का शेप अलग अलग है, यानी सबसे उस सब का एनर्जी अलग अलग है। रुक जाओ, किसका शेप आपको अलग दिख रहा है? आपको बताओ, क्या ये वाला और ये वाला तीनों का शेप आपको सेम लग रहा है? अब उसका बताओ, सेम, एक उसका दो तीन, तीन और चार, चारों का शेप सेम है? डी जीरो का देखिए सर, हाँ, कहाँ डी जीरो सेम का है? खाली डिफरेंट है इसमें। हाँ, लेकिन उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे शेप डिफरेंट है लेकिन एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब, अच्छा इन चारों का तो शेप सेम है, समझ गए होगे कि चारों का एनर्जी इक्वल है। ठीक हाँ। है, याद रखना कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में यानी कि डी और एफ के केस में आपके शेप्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लग सकता है। आप जैसे देखो यहाँ एक दो तीन चार पांच छह, छह का शेप सेम है, बस एक का शेप डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, यहां पे आपका चार का शेप सेम है, बस एक का शेप डिफरेंट आ रहा है। तो एक ऑर्बिटल का यहां पे याद रखिएगा, डी और एफ में आपका एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। डी और एफ सबसेल में, कौन कौन से सबसेल में? डी और एफ सबसेल में आपका थोड़ा सा डिफरेंस बस आता है। ठीक है, इन चारों का सेम है, बस खाली जेड वाले का डिफरेंट आता है। ठीक है, इनके बारे में जाके आप लोग हायर क्लासेस में और भी पढ़ेंगे कि कितना कितना डिफरेंस आता है, इसके वजह से मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनका किस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये सब आगे पढ़ोगे, पहले अभी नॉर्मल लेवल पे सीखो। ठीक है, कौन है अनुराग, कौन पूछा था? हमें तो ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। तो अब देखो यहां पे एक चीज समझ में आया कि द ऑर्बिटल्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज ऑर्बिटल्स द क्या हम बता, हाँ, ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, द ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी सेम होता है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसका बताएंगे तब आप लोग को और भी चीजें क्लियर करेंगे। अभी पहले नॉर्मल लेवल पे समझते हैं कि किस तरह से इन ऑर्बिटल्स का नेमिंग किया जाता है, क्वांटम नंबर्स क्या है। ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट, आप इसको लिख लो, टू रिप्रेजेंट represent different atomic orbitals, a set of number is used, a set of numbers are used which is known as quantum numbers, quantum numbers। ठीक है,
These are of four types. These are of four types. ठीक है, to represent different atomic orbitals, different electrons, basically electrons यहां कर लो, different electrons in atomic orbitals, different electrons in atomic orbitals. A set of quantum numbers are used which are known as quantum. These are of four types. पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप बोर का ऑर्बिट वाला चीज भी सेल सेल जिसको बेसिकली ऑर्बिट वर्ड ही गलत है, ऑर्बिट वर्ड तो यूज ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑर्बिट का मतलब होता है फिक्स्ड पाथ। तो हाँ, तो बोर का मॉडल में उनका कहना गलत नहीं था, बस टर्म ऑफ वर्ड जो वो यूज किए, या फिर बोल सकते हो कि वो जो फिक्स्ड पाथ मान रहे थे इलेक्ट्रॉन का वो खाली नहीं है। तो आप एन को सेल समझ सकते हो, एन आपका क्या सेल को जो रिप्रेजेंट कर रहा था वही चीज है। ठीक है, दूसरा है अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो अलग अलग नाम का है, मतलब प्रिस्मल, अजीमुथल, क्योंकि मैग्नेटिक। क्योंकि क्योंकि हर एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कुछ ना कुछ बता रहा है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है ना, तो ईच ऑफ द ये जो क्वांटम नंबर्स मैग्नेटिक मैग्नेटिक बता रहा है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, तो मैग्नेटिक उसका नाम का है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बेसिकली आपको एक चीज समझ में अगर तक नहीं आया है तो एक चीज जान लो कि चार्ज के फ्लो के वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, और इलेक्ट्रिक करंट जहां पे होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिज्म। होता है। और मैग्नेटिज्म के वजह से भी एक तरह से बोल सकते हो कि हम लोग सिर्फ मान रहे हैं कि न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव कर रहा है, या और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन्स की वजह से मूव कर रहा है। लेकिन सही बात है उनके अंदर में कुछ मैग्नेटिक नेचर भी होता है। ठीक है, जिसके वजह से भी आपका क्या बोल सकते हैं मैग्नेटिक उनका मोमेंटम एक बनता है। ठीक है, और उस मोमेंटम के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, जो कि थोड़ा हायर स्टडीज में, इवन आपका 11th-12th में भी उतना नहीं है। ठीक है, इवन आपका 11th-12th में भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आप लोग को मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं निकालना है हर एक ऑर्बिटल का। ठीक है, आपको बस एक समझ लेना है कि 1s2 2s2 ये क्या है, उस चीज को समझ लेना है। तो आप लोग को समझ में अब आ रहा है कि 2000 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, और तो अजीमुथल सर? एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल बताता है, एक तरह से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बताने के काम आता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बताने के काम आता है, ये सेल्स बताता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभी जो आप लोग को समझना है वो चीज अजीमुथल बता। सर, सुनो सुनो सुनो, अजीमुथल कोई आदमी थे क्या? अजीमुथल नहीं नहीं, अजीमुथल कोई आदमी नहीं थे, है ना, अजीमुथल कोई आदमी नहीं थे। सब सेल अजीमुथल का नाम पे ये अजीमुथल। ये क्वांटम नंबर्स है बेसिकली, इनको डिफरेंट क्वांटम नंबर्स का नाम दिया गया। प्रिंसिपल का मतलब होता है, प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, मुख्य, मुख्य हो गया आपका सेल। ठीक है, उसी तरह ये सब थोड़े से अंग्रेजी के कुछ कुछ वर्ड है, जाके मीनिंग ढूंढोगे तो समझ में आएगा। बीच वाला पार्ट हो गया तो सबसेल, तो अजीमुथल, आप जाके बाइंड करो आपको मिलेगा कोई ना कोई नंबर। ठीक है, और तीसरा वाला है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका नाम तो स्पिन क्वांटम नंबर इसीलिए दिया गया काहे कि ये स्पीड बताता ही है, इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है, स्पिन बताता है। देखो हम इसमें से कोई भी क्वांटम नंबर को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग का कल हम एक क्लास और ले लेंगे, मेरे ख्याल से आज बहुत चीज बताए हैं। ठीक है, और किसी के पास आपको नोट्स अगर मान लो, अगर नोट्स, अब तो आपके पास नोट्स भी है क्योंकि हम आपको भेज देंगे। और जिनको हॉस्टल वालों को जिनको दिक्कत है भाई, अपना हॉस्टल में अपना नोट्स आप मांग लेना दिकांता सर से, वो प्रिंट आउट दे देंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप मांगोगे, हम बोला हुआ मेरे तरफ से ये परमिशन वहां पे दिया हुआ गया है कि हाँ भाई नोट्स आप प्रोवाइड करो, मेरे तरफ से ये ओपन है। ठीक है, तो हाँ, तो इसलिए आपको उसमें चिंता नहीं रहना। आज वाला भी नोट्स हम भाई अपलोड कर देंगे, और इसके बाद से हम कल कंटिन्यू करेंगे और आपको बहुत और भी चीज बताएंगे। याद रखना सैटरडे संडे सिर्फ एनटीएससी का क्लास लेंगे, कल आप लोग का एक क्लास हम लेंगे, हम टाइमिंग आपको मैसेज कर देंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय ऑल, बाय सर। बाय 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 एवरीवन, बाय बाय। आवाज ही नहीं आ रहा किसी का।
बाबा नहीं होगा। हमको लगता है ऐसा सब क्लास ज्वाइन करके न भाग जाता। नहीं 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 नहीं, ये हॉस्टल वाला लोग का तो बता दी मीटिंग में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। हॉस्टल वाला ठीक है सर।